नमस्कार। आज हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पर चर्चा करने वाले हैं। जी, इस अध्याय में करीब 250 प्रश्न हैं, तो हमने इसे कई भागों में बांटा है। हाँ, और आज हम इसका दूसरा भाग देख रहे हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक के सभी सवालों और उनसे जुड़े तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज का पहला सवाल प्रश्न 31 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1780, 1824, 1838 या 1775? इसका सही जवाब है 1775। 1775। अच्छा, तो ये युद्ध चला कब तक था? जी, ये युद्ध 1775 से 1782 तक चला था, पूरे 7 साल। काफी लंबा चला। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी सूरत की संधि से। ये संधि रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच हुई थी और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा। और इस युद्ध का अंत हुआ 1782 में सालबाई की संधि के साथ, जिसने अगली 20 सालों के लिए मतलब एक तरह से शांति स्थापित कर दी। ठीक है, अब अगला सवाल प्रश्न 32। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1775, 1824, 1838 और 1780। इसका सही उत्तर है 1780। 1780 मतलब मराठा युद्ध के बीच में ही मैसूर से भी लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल। ये युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इसमें मैसूर का नेतृत्व पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी, है ना? जी हाँ, 1782 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी और ये युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। चलिए अब पूरब की तरफ चलते हैं। प्रश्न 33। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? आपके विकल्प हैं 1775, 1780, 1838 या 1824। इसका सही जवाब है 1824। 1824। ये क्यों हुआ था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे और बर्मा, असम और मणिपुर पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। ये युद्ध 1826 तक चला और यांडू की संधि के साथ खत्म हुआ। और इस संधि का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने असम, मणिपुर और अराकान पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न 34। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1775, 1780, 1824 या 1838? ये शुरू हुआ 1838 में। 1838। इसे तो द ग्रेट गेम का हिस्सा भी कहते हैं। बिल्कुल, ये रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक ब्रिटिश नीति थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को अमीर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये युद्ध ब्रिटिश सेना के लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुआ। अब लड़ाई से हटकर नीतियों पर आते हैं। प्रश्न 35। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा या संयुक्त प्रांत? इसका सीधा सा जवाब है अवध। एम्स आउटरम की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ था? नहीं, ये कुशासन के आधार पर हुआ था और अवध के विलय ने 1857 के विद्रोह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन ने या गुरु गोविंद सिंह ने? आदि ग्रंथ का संकलन किया था सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव ने। अच्छा, और ये कब किया था? उन्होंने 1604 में ये संकलन पूरा किया था। इसमें पहले 5 सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर और रविदास जैसे कई संतों की वाणियां भी शामिल हैं। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही पूरा करवाया था, है ना? जी, हरमंदिर साहिब का निर्माण भी इन्होंने ही पूरा करवाया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को जोड़ा और इसे गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा दिया। बहुत बढ़िया। अब शिक्षा की बात करते हैं। जी। प्रश्न 37। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से या 1854 के वुड के डिस्पैच से? इसकी नींव पड़ी 1835 के मैकाले के मिनट से। मैकाले का मिनट, इसको मुख्य उद्देश्य क्या था? थॉमस मैकाले उस समय गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य थे। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की। उनका उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो
मतलब रक्त और रंग में भारतीय हो, पर रुचि, विचार और बुद्धि में अंग्रेजों। और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रस्ताव को मान लिया। जी हाँ। अगला प्रश्न कालानुक्रम पर है। प्रश्न 38। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटाट, वॉरेन हेस्टिंग्स और कर्टियर का सही क्रम क्या होगा? देखिए, इसका सही क्रम है सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटाट, उसके बाद कर्टियर और आखिर में वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, एक बार इनका कार्यकाल भी बता दीजिए। हाँ, क्लाइव का दूसरा कार्यकाल था 1765 से 67, वेंसिटाट उनसे पहले थे 1760 से 65, फिर कर्टियर आए 1769 से 72 तक, और फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल भी बने। स्पष्ट है। अब अगला प्रश्न 39। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव या उपर्युक्त तीनों। ये तो साफ है, इसका उत्तर है उपर्युक्त तीनों। हाँ, ये तीनों ही कारण बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, एकता थी नहीं, कंपनी की सेना अनुशासित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतीय सैनिकों की ही एक बड़ी फौज खड़ी की जो सिर्फ वेतन के लिए लड़ते थे। उन्होंने शासकों की आपसी फूट का भी पूरा फायदा उठाया। सही बात है। प्रश्न 40। भारत में निम्न वाइसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? ये सभी महत्वपूर्ण कोड लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुए थे। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के पहले वाइसराय भी बने? जी, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 में आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1861 में और सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1859 में लागू किया गया। और आईपीसी का ड्राफ्ट तो मैकाले ने ही तैयार किया था। हाँ, पहले विधि आयोग ने मैकाले की अध्यक्षता में ही से तैयार किया था। चलिए, अब एक और आसान सवाल। प्रश्न 41। ब्रिटिश सरकार का वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड ऑकलैंड? डाक टिकट, रेलवे, टेलीग्राफ, इन सब का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। हाँ, ये तो काफी लोगों को पता होगा। जी, भारत में पहला डाक टिकट 1852 में सिंध में जारी हुआ, जिसे सिंध डाक कहते थे। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर डाक टिकट 1854 में जारी किए गए। ठीक है। अगला प्रश्न 42। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग? ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था और इसका श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। और इसमें भारतीय समाज सुधारकों की भी तो भूमिका थी। बिल्कुल। सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित किया गया और इसमें राजा राम मोहन रॉय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने कर्नल विलियम स्लीमन को नियुक्त किया था। बहुत अच्छा। अब प्रश्न 43। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, सादत खान बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग या शेर खां? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। ये कब की बात है? सादत खां को 1722 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार बनाया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। अच्छा। बुरहान उल मुल्क उनकी उपाधि थी। अब आते हैं बक्सर के युद्ध पर। प्रश्न 44। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या शाह आलम II? इसका सही उत्तर है मुगल सम्राट शाह आलम II। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था। जी, 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें एक तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना। हाँ, और इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। अब एक और दिलचस्प सवाल। प्रश्न 45। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ,
उस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर तू, मोहम्मद शाह या शाह आलम टू? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और उस समय मुगल सम्राट थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय? जी, उनका शासनकाल 1754 से 1759 तक था। वो बस नाम के शासक थे, असली शक्ति तो उनके वजीर के हाथों में थी। सही। अब प्रश्न 46। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या वेलेस्ली? क्लाइव के एक प्रमुख उत्तराधिकारी के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को देखा जाता है। हेस्टिंग्स? हाँ, वो 1772 में बंगाल के गवर्नर बने। उन्होंने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को खत्म किया और फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी बने। ठीक है। प्रश्न 47। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, या काला कारावास की घटना का होना? इनमें जो सबसे प्रमुख कारण था वो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। व्यापार छूट मतलब दस्तक की बात हो रही है? जी, कंपनी को दस्तक यानी शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के अधिकारी इसका इस्तेमाल अपनी निजी व्यापार के लिए करने लगे, जिससे नवाब को बहुत नुकसान हो रहा था। समझ गया। अब प्लासी के युद्ध से ही जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 48। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? यहाँ कुछ नाम दिए हैं: मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान और खादिम खां। इनमें से जो दो सबसे वफादार थे वो थे मोहनलाल और मीर मदान। मीर मदान और मोहनलाल? जी। मीर मदान की तो युद्ध के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। दूसरी तरफ मीर जाफर, राय दुर्लभ जैसे लोग तो अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में शामिल थे। इसीलिए इसे लड़ाई से ज्यादा एक षड्यंत्र कहते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस कुख्यात घटना पर। प्रश्न 49। कालकोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या कलकत्ता? यह घटना कलकत्ता में घटी बताई जाती है। बताई जाती है मतलब इस पे विवाद है। हाँ, ये जून 1756 में फोर्ट विलियम में घटी थी। इसका वर्णन एक अंग्रेज J.Z. हॉलवेल ने किया था, लेकिन कई भारतीय इतिहासकार इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। वो इसे अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा मानते हैं। अच्छा, अब एक कथन पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 50। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या काजी नजरुल इस्लाम? ये प्रसिद्ध कथन नवीन चंद्र सेन का है। नवीन चंद्र सेन? जी। ये उनके महाकाव्य पलाशिर युद्ध से ली गई एक पंक्ति है, जिसमें उन्होंने प्लासी की हार को भारत की गुलामी की शुरुआत के रूप में दिखाया है। बहुत खूब। प्रश्न 51। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को यानी द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? जादूनाथ सरकार, K.M. पणिक्कर, ताराचंद या इनमें से कोई नहीं? डाकुओं का राज्य ये संज्ञा K.M. पणिक्कर ने दी है। K.M. पणिक्कर। और ये द्वैध शासन क्या था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। इसमें दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास था और निजामत यानी प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब के पास। तो कंपनी के पास शक्ति थी पर जिम्मेदारी कोई नहीं। इसीलिए बंगाल का इतना शोषण हुआ। जी। अगला प्रश्न 52। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? ये नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस पॉलिसी ये क्या थी? इसका मतलब था अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना, मतलब एक बफर स्टेट बनाना। वो पड़ोसी राज्यों को सैन्य सहायता देते और उसका पूरा खर्च भी उसी राज्य से वसूलते थे। बहुत चालाकी भरी नीति थी। आहा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, राजा शिताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। अच्छा, और ये उप दीवान क्यों नियुक्त किए गए? क्योंकि इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी तो मिल गई, पर उनके पास सीधे राजस्व वसूलने का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने भारतीय एजेंट रखे। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। जी, और वे नवाब के नायब सूबेदार का काम भी देखते थे। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल, प्रश्न 54।
निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ या राजा शिताब राय? तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान थे और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया गया था। अच्छा, तो ये दोनों नाम द्वैध शासन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब आते हैं पंजाब। प्रश्न 55। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? उन्होंने ये हीरा अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से कैसे? शाह शुजा ने रंजीत सिंह के यहाँ शरण ली थी, तो 1813 में अफगान सिंहासन वापस पाने में मदद के बदले में उन्होंने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न 56। वो ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टिनोवा के युद्ध में हराया? कैप्टन पॉपहम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मनरो या जनरल गोडाई? वो जनरल थे सर आयरकूट। सर आयरकूट जी। ये पोर्टिनोवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1781 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। ये हैदर अली की एक बड़ी हार थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने युद्ध जारी रखा। और ये वही आयरकूट हैं जिन्होंने वांडीवाश में फ्रांसीसियों को हराया था? जी बिल्कुल वही। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरी सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह? रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी उनके सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह थे। खड़क सिंह? जी। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठे, लेकिन वो एक अयोग्य शासक साबित हुए और उनके बाद सिख साम्राज्य में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। अब एक सुमेलित नहीं है वाला प्रश्न है 58। मैं जोड़े पढ़ता हूं। लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड बेंटेक 1829 का 17वां रेगुलेशन। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्यों? क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बाकी तीनों जोड़े सही हैं, स्पष्ट है। अब सिख गुरुओं से जुड़ा एक और सवाल, प्रश्न 59। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु तेग बहादुर ने? इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। ये खुसरो कौन था? खुसरो मिर्जा मुगल सम्राट जहांगीर का बेटा था। उसने 1606 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और भागते समय गुरु अर्जन देव से आशीर्वाद लिया था। जहांगीर ने इसे राजद्रोह माना और गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दे दिया। इसी घटना के बाद मुगलों और सिखों के संबंध बहुत बिगड़ गए। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 60। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, कौन सा था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? अक्सर लोग प्लासी का युद्ध सोचते हैं, लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध? क्यों? प्लासी क्यों नहीं? जैसा हमने पहले भी बात की, प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, एक सैन्य विजय नहीं। लेकिन बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, वो एक वास्तविक सैन्य जीत थी। क्योंकि इसमें 3 बड़ी शक्तियां एक साथ हारी थीं। बिल्कुल। मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया। इस जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि ने भारत में उनकी सत्ता को कानूनी और वास्तविक दोनों रूप से स्थापित कर दिया। तो ये थे आधुनिक इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हाँ, और हमने देखा कि हर सवाल के पीछे एक पूरी कहानी है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए आज का प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं। बहुत जल्द मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग के साथ। नमस्कार। नमस्कार।